दोस्तों नमस्कार। आज जो हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, ये वीडियो किसान से संबंधित है। किसान, एग्रीकल्चर। अभी हाल में कुछ दिन पहले पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है किसानों पर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर। तो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है एग्रीकल्चर पे। ये वीडियो हम उसी पे बना रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने एग्रीकल्चर, किसान के बारे में, खेती किसानी के बारे में क्या कहा है, उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है, उनके रिपोर्ट में क्या सकारात्मक बातें हैं, उन्होंने किस चीज़ पे सवाल उठाया है। और किसान एग्रीकल्चर, आप जानते हैं कि यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपी पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसान से काफ़ी सारा सवाल पूछा जाता है। जीएस में भी तो पूछा ही जाता है, एसए में भी पूछा जाता है, और प्रीलिम्स में भी एग्रीकल्चर से बहुत सारे सवाल आते हैं। और एसए में तो आता ही आता है। और जीएस पेपर थर्ड की हम बात करें, जीएस पेपर थर्ड में किसान से क्वेश्चन आता है। तो जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के लिए मुझे एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। सिर्फ हम आपको ये दिखा दिए कि आज का हमारा वीडियो किस पे है, पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर। और जो हम डाटा अभी आपको देने जा रहे हैं, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के आंसर लिखने में, आपके ऐसे को लिखने में। और यदि ऑप्शनल से में आपके किसी ऑप्शनल में अगर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई सवाल आता है, जो भी आपका ऑप्शनल से, ज्योग्राफी ऑप्शन, ज्योग्राफी में तो आता ही आता है और इकोनॉमिक्स में भी आता है, तो ये डाटा आपको वहाँ पे भी काफ़ी अधिक मदद करेगा। तो आइए हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं और एग्रीकल्चर, पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं। हम बात करते हैं किसान की, ठीक है। तो यहाँ पे जो बजट का डाटा लिया गया, 5 साल का डाटा लिया गया, बजट में 5 साल का डाटा लिया गया है। अगर हम बात करें तो 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 21, 2021 से 2022 और 2022 से 2023, ये डाटा लिया गया है। जो बजट एलोकेशन हुआ था एग्रीकल्चर में भारत सरकार के द्वारा, वो डाटा लिया गया है। तो यहाँ देखिए 2018-19 में 53,000 करोड़ का बजट था एग्रीकल्चर का, ठीक है। और अगर हम 2019-20 की बात करें तो इसमें 1.02 लाख करोड़, ठीक है। अगर राउंड फिगर माने तो 1 लाख करोड़ हम कह सकते हैं। और 2020-21 की बात करें तो यहाँ पे था 1.24 लाख करोड़, ठीक है। और अगर हम 2021-22 की बात करें तो यहाँ था 1.23 लाख करोड़, ठीक है। और यदि हम 2022-23 की बात करें तो यहाँ पे था 1.19 लाख करोड़, ये था। अब देखिए इसमें अगर यहाँ पे इस 3 साल को देखिए, 2021, 2022, 2023, अगर आपसे यहाँ पे क्या हो रहा है, बजट हमारा घट रहा है। और अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछ दे कि पिछले पीटी में, पिछले 3 सालों में कृषि का बजट लगातार गिरा है, तो आप कहाँ से डाटा लाते कि ये ऑप्शन सही है गलत है। तो ये जो है हमारे बजट का 2021-22 का, यह है 3.78%। ये हमारा टोटल जो बजट, एग्रीकल्चर का बजट, सॉरी टोटल जो बजट है उसका जो एग्रीकल्चर में अलॉटमेंट किया गया था, ये है 3.36%। और यह है 2.78%। ये हमारे बजट का, जो भारत सरकार बजट बनाती है, उसका एग्रीकल्चर पे इतना पैसा अलॉट किया गया है। तो देखिए यहाँ परसेंटेज में भी घट रहा है और घट रहा है। तो ये पीटी में क्वेश्चन इस तरह का आता है। लेकिन इससे जो बड़ा सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि 2022 और 23 में 21,000 करोड़ रुपया वापस कर दिया कृषि मंत्रालय। ये पैसा खर्च ही नहीं कर पाया, वो 21,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाया, ठीक। हम राउंड फिगर में लेते हैं, वो 1,100 करोड़ भी है, लेकिन हम राउंड फिगर में लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें 2022, यहाँ पे 5,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ रुपया वो खर्च नहीं कर पाया, ठीक। फिर उसके बाद यदि हम 2020 और 21 की बात करें तो यहाँ पे 23,000 करोड़, 23,800 है तो हम यहाँ पे 24 मान लेते हैं, 23,800 है तो 24,000 करोड़ पैसा खर्च नहीं कर पाया। और यदि हम इसकी बात करें 2019-20 का, तो 2019-20 में 34,517,
तो 34,517 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाया। आप सोच सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें 53,000 करोड़ जो सबसे लास्ट में बजट दिया था, इसमें 21,000 करोड़ ये खर्च नहीं कर पाया। ये पैसा रिटर्न चला गया भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास, और अगर हम कहें तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब आप देखिए, ये 53,000 करोड़ का बजट है भाई, और 21,000 करोड़ अगर रिटर्न हो गया तो खर्च कितना हुआ? कितना पैसा खर्च हुआ बताइए? जो घटा करके आप बताइए कितना पैसा खर्च हुआ? 32। ठीक है, अब ये सोचिए 32,000 करोड़ में इतने सब्सिडी हैं, तो कृषि में निवेश क्या आएगा? जो पूंजीगत निवेश हम बात करते हैं और जिसमें हम R&D की बात करते हैं, तो कहाँ से ये खर्च होगा ये बताइए। और अगर इस टोटल को जब जोड़ा गया तो ये टोटल का जो आंकड़ा आया है वो आया है 1,05,000 करोड़। इससे अधिक ही हम राउंड फिगर में लिए हैं। 1,05,000 करोड़ इतना पैसा तो रिटर्न कर दिया है कृषि मंत्रालय पिछले 5 साल में। सोचिए, एक बार के बजट के बराबर है। 1.20 एक बार के बजट के बराबर है। 5 साल में अगर इतना पैसा रिटर्न हो जाता है, कृषि मंत्रालय खर्च नहीं कर पाता है, तो बताइए कृषि मंत्रालय के मंत्री को और कृषि मंत्रालय में कार्यरत अधिकारी को क्या कहना चाहिए, क्या सजा उसको मिलनी चाहिए, ये बताइए। और जो बहुत दुख होता है इस बात से, ठीक है। तो ये आप देखिए कि ये हमारा बजट है, और यही आप लिखेंगे जब आप आलोचना करेंगे, तब आप लिखेंगे आलोचना में कि इतना पैसा अगर खर्च नहीं कर पाया तो कहाँ से पैसा, मतलब फिर हमारा कृषि विकास कैसे करेगा भाई? जो किसानों की आय दोगुनी की हम बात करते हैं, कैसे होगा? चलिए हम यहाँ पे फिर 2019-22-23 के डाटा को लेके एक डाटा आया, हम उसको बताते हैं। हम बताते हैं 2022-23 का हमने कहा बजट। आप देखिए इसमें कितना था, 1.19 लाख करोड़ ये बजट था कृषि का। इसमें से 21,000 रिटर्न हो गया, 21,000 करोड़ रिटर्न, ठीक है। तो देखिए पैसा बचा कितना, अगर हम बात करें कितना पैसा बचा, 98,000 करोड़। 98,000 करोड़ पैसा बचा खर्च करने के लिए, जो पैसा खर्च किया कृषि मंत्रालय। अब इसमें देखिए क्या किया, 60,000 करोड़ रुपया जो है किसान सम्मान निधि में दिया गया। किसमें? किसान सम्मान निधि, जिसमें कि 4 महीने पे 2,000 रुपया दिया जाता है और 1 साल में 6,000 रुपया दिया जाता है। किसान सम्मान निधि में 60,000 करोड़ खर्चा हो गया। पैसा कितना बचा? 38,000 करोड़। अब ये बताइए 38,000 करोड़ में किसानों को एग्रीकल्चर पे अन्य चीज़ों पे सब्सिडी दी जाती है, लोन सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जाती है, जब कृषि किसान ट्रैक्टर या इक्विपमेंट्स खरीदते उस पर सब्सिडी दी जाती है। तो ये बताइए इस 38,000 करोड़ में और अगर सब्सिडी, इसका अलग से डाटा नहीं दिया था, और अगर सब्सिडी को हम माइनस करें तो जो हम बात करें पूंजीगत निवेश, एग्रीकल्चर में जो हम निवेश की बात करते हैं, तो कितना पैसा बचेगा निवेश करने के लिए, आप बताइए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि इस 38,000 में निवेश करने के बाद R&D पर कितना पैसा खर्च होगा? जब आप बजट ही नहीं खर्च कर रहे हैं भाई, तो R&D नहीं होगा तो किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी और किसानों का जीवन अच्छा कैसे होगा? तो ये एक फैक्ट है जहाँ कि आप ऐसे में इसको डिटेल से बता सकते हैं। तो ये तो हाल है हमारे किसान का, बजट का, ठीक है। और NSSO का डाटा है, अगला नेक्स्ट पेज आपसे लेते हैं, नेक्स्ट पेज। NSO का डाटा आप जानते हैं कि NSO भारत सरकार की संस्था है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इन्होंने कहा कि किसान 27 रुपया प्रतिदिन कमाता है। किसान की जो आमदनी है 27 रुपया प्रतिदिन। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि 27 रुपया में किसान बच्चे को पढ़ाएगा, अपना सेविंग करेगा, हेल्थ पे खर्च करेगा, या बेटी की शादी के लिए पैसा रखेगा? बताइए किसान इस 27 रुपया प्रतिदिन में क्या क्या करेगा? जबकि एक और डाटा दिया गया था, निकाला गया कि मनरेगा मजदूर की अगर हम बात करें, मनरेगा मजदूर, तो ये औसत 200 रुपया प्रतिदिन कमाता है। तो आप ये मत समझिएगा कि 200 रुपया इसकी मजदूरी है एक दिन का, मजदूरी इसका अधिक है। अलग अलग राज्य सरकार थोड़ा सा सब्सिडी उसमें और पैसा ऐड करके पैसा देती है, लेकिन कभी मनरेगा मजदूर को सालों भर काम नहीं मिलता है, कुछ दिन काम मिलता है, कुछ दिन नहीं मिलता है। तो एक औसत निकाला गया 200 रुपया। अब सोचिए किसान की स्थिति
मनरेगा मजदूर से भी बदतर है। 27 रुपये प्रतिदिन। ये भारत सरकार का डाटा है, एनएसओ भारत सरकार की संस्था है, कहीं से कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है इस डाटा पे। ठीक है, इस वीडियो का पूरा देखिएगा तभी। तो यहीं पे एक लाइन है जो आप जिक्र कर सकते हैं अपने ऐसे में, एक लाइन है हम बता रहे हैं आपको, यहीं पे जिक्र कर सकते हैं। जब ये आप पूरा डाटा देंगे तो कीमत तो बहुत बढ़ गई धान की। सरकार क्या कहती है कि हमने एमएसपी इतना कर दिया है, धान का एमएसपी इतना कर दिया, गेहूं का एमएसपी इतना कर दिया है। उसी में किसी ने एक लाइन कहा है कि कीमत तो बहुत बढ़ गई धान की, पर बेटी विदा न हो सकी किसान की। आप इस लाइन को ऐसे भी कह सकते हैं, कीमत तो बहुत बढ़ गई धान की, लेकिन बेटी नहीं पढ़ पाई किसान की। ठीक है, बेटी नहीं पढ़ पाई किसान की। अगर इस तरह का लाइन आप अपने ऐसे में लिखेंगे ना, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपका ऐसे लाजवाब हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता इस ऐसे को। तो ये हो गया। अब हम आपके पास अगर अब देखिए 42%, इन्होंने ही कहा है कि 42.5% लोग जो हमारे भारत की आबादी है वो कृषि में से रोजगार प्राप्त करता है, वो कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। अब बताइए 42% लोग 27 रुपया प्रतिदिन, इकोनॉमी में डिमांड कहाँ से आएगा भाई? लोग के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा, कंपनियां प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, कंपनियां प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, और सरकार को जब टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार का खजाना खाली होगा, और सरकार को वेलफेयर काम तो करना पड़ेगा। जब किसान 27 रुपया प्रतिदिन कमाएगा तो 5 केजी चावल 5 केजी गेहूँ देना पड़ेगा ना, तो फिर आप कहाँ से पैसा लेंगे? फिर आप लेंगे कर्ज। इसीलिए हमारे यहाँ कर्ज जो है 55 लाख करोड़ से बढ़ के 55,000 करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया है। सोचिए 205 लाख करोड़ तो हमारे यहाँ कर्जा हो गया है भाई। यही तो रीजन है कि रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, सरकार को वेलफेयर तो चलाना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए, चुनाव जीतना तो वेलफेयर चलाना पड़ेगा, 5 केजी चावल 5 केजी गेहूँ बांटना पड़ेगा, तो फिर क्या करेंगे आप? कर्ज लेंगे, और इसीलिए कर्ज बढ़ गया है। अब हम अगला डाटा आपको देते हैं कि हमारे यहाँ 30 किसान एक दिन में आत्महत्या करता है। ये एनसीआरबी का डाटा है, प्रतिदिन आत्महत्या करता है 30 किसान। अब बताइए ये कितनी शर्म की बात है? आत्महत्या करता है 30 किसान प्रतिदिन, कितनी शर्म की बात है। और 2016 का ये डाटा 2016 के बाद एनसीआरबी ने ये डाटा, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये डाटा जारी करना ही बंद कर दिया है। अब सोचिए किसान की क्या स्थिति है हमारे देश में। तो ये सब डाटा आप अपने ऐसे में, आप अपने जीएस में जब मेंशन करेंगे तो बहुत शानदार मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये हो गया हमारा भारत का पक्ष। एक इंटरनेशनल पक्ष हम बताते हैं। यहाँ पे एक संस्था है ओईसीडी, आप लोग जानते होंगे, ये विकसित देशों का एक संगठन है और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सपोर्ट करता है, उसको बढ़ावा देता है। इन्होंने 54 देशों में एक सर्वे किया, 54 कंट्रीज में एक सर्वे किया, और इन्होंने पाया कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में, भारत, जहाँ का किसान घाटे का कृषि करता है। घाटे का कृषि करता है भारत, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो घाटे का कृषि करता है। और 14 लाख करोड़ का नुकसान, अगर हम 2000 ईस्वी से बात करें, 2000 ईस्वी से लेकर अभी तक 2023 तक में 14 लाख करोड़ रुपया का घाटा भारतीय किसान को हो चुका है। किस लिए हो चुका है? जो कभी देखते हैं सरकार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो बैन लगा देती है, उससे हो चुका है। ये जो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया और 27 रुपये प्रतिदिन किसान कमाता है, 14 लाख करोड़। अगर हम बजट देखें तो बजट हमारा 1 लाख प्लस था, 1 लाख के आसपास हम समथिंग अगर मान ले तो भाई 14 साल का तो बजट चले गया उसमें। ये आप कहेंगे, देखिए कि आप कहेंगे सर अमेरिका में भी किसान खेती में करता है, वहाँ भी नुकसान में रहता है, लेकिन वहाँ पे नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अमेरिकी सरकार, जो वहाँ की सरकार होती है, वो सब्सिडी दे देती है किसानों को। अमेरिका में एक किसान को 25 लाख सब्सिडी मिलता है, 25 लाख सब्सिडी मिलता है, बजट के माध्यम से वो दे देता है। लेकिन हमारी सरकार बजट के माध्यम से कितना देता है? एक साल में 6000। सरकार ये भी देता है, लेकिन बजट के माध्यम से देता है सरकार, हमारी सरकार भी करती है। लेकिन 6000 से किसान का भाई क्या होने वाला है आप बताइए। इसीलिए ये ओईसीडी का डाटा आप कोट कर देंगे अपने जीएस के आंसर में, अपने जब आप इंटरव्यू में बोलेंगे और ऐसे में, कि ओईसीडी का ये डाटा है कि 14 लाख करोड़ का नुकसान तो भारतीय किसानों को हो चुका है, जो किसान हमारे यहाँ खेती कर रहा है। ये 54 देशों का अध्ययन बता रहा है। तो बोला क्या भाई समाधान क्या है? बोला कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर की डिजाइनिंग है ना, जो एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था, उसी में खामियां हैं। ठीक है,
जो एग्रीकल्चर को डिज़ाइन किया गया है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जो डिज़ाइन किया गया है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को जो डिज़ाइन किया गया है, इसी में खामी है। क्यों खामी है बताते हैं। क्योंकि सरकार किसान के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है अच्छी तरीक़ा से, जिससे कि उसको आमदनी उसका बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे एक लाइन किसी ने कहा था कि किसान को तो हम भगवान कहते हैं, हमारे राजनेताओं से भगवान कहता आप भी सुने होंगे, किसान को तो हम भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान को हम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि कितना आपदा में नुकसान हुआ, बारिश हुई, सूखा आया, भगवान को हम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये लाइन है, आप इस लाइन को जोर से ले सकते हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है ना, वो एग्री बिजनेस कंपनी, जो कंपनियाँ एग्रीकल्चर के बिजनेस में लगी हुई है, बेसिकली उसको बेनिफिट्स हो रहा है। आप देखिए कैसे, देखिए इन किसान कई बार अपने फसल को खेत पे रोड पे फेंक दिया है, टमाटर फेंक देता है, प्याज फेंक देता है, लेकिन आप अगर शहर में रहते हैं तो फिर वही कीमत आपको 25-50 रुपये 50 रुपये केजी पे करना पड़ता है, तो फिर किसान को नहीं मिलता है ना। इसीलिए बोला कि जो एग्री बिजनेस में जो कंपनियां लगी हुई है, बेनिफिट्स उसको हो रहा है। अब हमने क्या बताया कि 42.5% लोग हमारे यहाँ खेती कर रहे हैं, जबकि अमेरिका में 1.5% लोग मात्र खेती करता है। ठीक है, तो इतना बड़ा सेक्टर को किस तरीक़ा से इग्नोर किया गया है वो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप स्वामीनाथन कमेटी का आप जिक्र करेंगे तो स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि C2 + 50% आप दीजिए। तो C2 में आप जानते हैं, C2 में सब कुछ आता है, किसान का जो इनपुट्स कॉस्ट, खाद बीज का कीमत है, ही ज़मीन का रेंट, क्योंकि सपोज किसी का आप कोई फैक्ट्री है वो कहीं पे लगती है, तो उस या तो जिसकी ज़मीन होती है उनको रेंट दिया जाता है, या फिर सरकार को, सरकारी ज़मीन सरकार को रेंट दिया जाता है। तो किसान अगर अपनी ज़मीन पर खेती करते तो उसका रेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। फिर इसमें लेबर इंक्लूड होता है, जो फैमिली अपने से अगर किसान काम करता है तो लेबर। तो ये सारा का सारा हमने ये डाटा आपके लिए लाया था, और इस डाटा को आप जिक्र कर सकते हैं अपने आंसर में और लिख सकते हैं, और बहुत शानदार ऐसे आप बना सकते हैं। और किसी ने एक और लाइन कहा था, वो भी लाइन हम आपको जिक्र कर देते हैं। किसान के बारे में कहा था, मैंने तो पहला लाइन बता दिया था कि कीमत तो बहुत बढ़ गई धान की, बेटी विदा न हो सके किसान की। और तीसरा का क्या, आप सुनते होंगे, हमारे वित्त मंत्री को पूरा लगातार आप किसी भी बजट में सुनिए वो क्या कहता है, इस बार मानसून अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमारे यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई। मतलब कि कृषि ही हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। जानते हैं, कहा जाता है कृषि ही हमारे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, ये भारत सरकार भी कहती है। 42.5% लोग हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर रोजगार पाता है, और लगभग 70% व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हर घर से कोई ना कोई रिश्तेदार किसान खेती किसानी में होता ही है, हर घर का कोई ना कोई। तो लगभग 70% प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, और 42.5% लोग प्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ऐसे कहा भी जाता है, एक और लाइन, कि हमारा असली वित्त मंत्री तो मानसून ही है। वास्तविक वित्त मंत्री, हमारा असली वित्त मंत्री तो मानसून का था। इस बार मानसून नहीं आया, फसल अच्छी नहीं हुई, तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, इसलिए हमारा डिमांड घटा हुआ है। इसलिए कहा कि कृषि को तो हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, हम कहते हैं कि खेती को कहते हैं अर्थव्यवस्था, खेती हमारा अर्थव्यवस्था है। और फिर कहते हैं अगर उसको मदद करें तो अर्थव्यवस्था हमारा चौपट हो जाएगा। सरकारें ये दलील देती है कि अगर हम MSP बढ़ा दें या MSP को लीगल गारंटी बना दें, कानूनी गारंटी दे दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगा। मतलब कृषि को आप अर्थव्यवस्था कहते हैं और उसी को सपोर्ट करेंगे तो आपका अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। तो ये क्या विरोधाभास बातें नहीं है। तो ये आप ऐसे में इस लाइन को आप जिक्र करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और इस कंटेंट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने सारा डाटा आपके सामने रख दिया है, इस डाटा को आप देख लीजिएगा। ये डाटा मैंने आपके सामने रख दिया, कितना किसान आत्महत्या करता है, बजट का हमारे यहाँ क्या स्थिति है, कितना R&D पर कितना कम पैसा खर्चा किया जा रहा है, और ये कितना पैसा सरेंडर किया गया है। क्या पैसा सरेंडर करना, पैसा रिटर्न करना ये अच्छी बात है क्या? सरकार की, अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, 1,05,000 करोड़ में कितने किसानों का कर्जा माफ़ हो जाता, कितने किसानों की आत्महत्या रुक जाती, या कितने किसानों को सपोर्ट मिल जाता? तो ये क्या किया जा सकता है? तो अगर आलोचनात्मक पॉइंट आपसे पूछेगा, या जब आप ऐसे लिखेंगे, इन सब डाटा को अगर आप कोट करेंगे, तो आपका ऐसे, आपका GS का आंसर और आपका इंटरव्यू में फैक्ट निश्चित रूप से बहुत स्ट्रांग होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं, फालतू वाली बात हम नहीं करते हैं, कंटेंट से रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ हम लाते रहते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और मेंस आंसर राइटिंग लिखने में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।